नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। 56,000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कोरोना ने 1,800 से ज्यादा लोगों की ली जान। हरियाणा में 600 के करीब कोरोना संक्रमित लोग। पानीपत में कोरोना संक्रमण से दूसरी मौत। मरने के बाद 28 वर्षीय युवक की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। स्वास्थ्य विभाग ने करवाया अंतिम संस्कार। रोहतक के घर में वापस जाने की आस लगाए बैठे प्रवासी मजदूर श्रमिकों ने प्रशासन पर मदद न करने के लगाए आरोप। रोजाना डीसी कार्यालय का लगाते हैं चक्कर। और गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से पहली मौत। 7 साल के बुजुर्ग ने तोड़ा दम। नोएडा के सेक्टर 22 का रहने वाला था मरीज। देश में कोरोना वायरस के कारण मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है और आपको ये बता दें कि 1,886 ये पूरी संख्या हो चुकी है। संक्रमित लोगों की कुल संख्या बढ़कर 56,342 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और संक्रमण के 3,390 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो मंत्रालय ने बताया है कि देश में 37,916 मरीजों का उपचार हो रहा है, जबकि 16,539 लोग स्वस्थ हो चुके हैं और एक व्यक्ति देश से बाहर जा चुका है। वहीं हरियाणा की बात की जाए तो प्रदेश 600 के करीब कोरोना पॉजिटिव यहां पर संक्रमित लोगों की संख्या पहुंच चुकी है और लगातार ये आंकड़ा बढ़ता चला जा। पानीपत में 35 कोरोना पॉजिटिव केस आने के बाद में लोगों में एक डर का माहौल बना हुआ है। तो वहीं लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती चली जा रही है। मौत का आंकड़ा जब बढ़ रहा है तो इससे हड़कंप मचा हुआ है। पानीपत में अब हालात बिगड़ते जा रहे हैं। कुत्ते के काटे जाने से संक्रमित और फिर कोरोना संक्रमित हुए व्यक्ति की मौत के बाद एक व्यक्ति की और मौत हुई है। झटीपुर गाँव के 28 साल के युवक की कोरोना से मौत हो गई है। युवक को टीबी थी और इलाज चल रहा था। इसी दौरान वो कोरोना से भी संक्रमित हो गया। प्रशासन अब पानीपत में सख्ती बरतने की तैयारी में है। और आपको ये भी बता दें कि झड्डीपुर गांव का रहने वाला 28 वर्षीय युवक की मौत कोरोना संक्रमण से होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग ने पुष्टि की है। युवक की मौत के बाद उसकी जांच रिपोर्ट आई जिसमें उसे पॉजिटिव बताया गया। तो 2 दिन में कोरोना से लगातार 2 मौतों से पानीपत में हड़कंप मच गया है। इसके चलते जिला प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए सख्त कदम उठाते हुए 10 कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम और जन सेवा दल के सदस्यों ने पीपीई किट पहनकर नियम के अनुसार मृतक का अंतिम संस्कार किया। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना वायरस से लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे हैं, ठीक उसी बीच में मौत का पहला मामला अब तक सामने आ चुका है, जहां कोरोना से संक्रमित 60 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। इससे पहले आपको बता दें कि 4 मई को नोएडा में इलाज कराकर लौट रहे एक कोरोना मरीज ने दम तोड़ दिया था, लेकिन यह गाजियाबाद का रहने वाला था। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक ब्रिगेडियर डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया है कि नोएडा के सेक्टर 22 में रहने वाले 60 साल के बुजुर्ग को कोरोना वायरस से संक्रमित होने की वजह से भर्ती किया गया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने ये भी बताया है कि सुरेश को नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया था। उनकी हालत बिगड़ती देखते हुए उन्हें देर रात जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था। डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया कि आधे घंटे के बाद ही सुरेश की मौत हो गई। गौतम बुद्ध नगर जिले के रहने वाले किसी व्यक्ति की कोविड-19 से संक्रमित होने की ये पहली मौत है। और आपको ये भी बता दें कि इससे 4 दिन पहले सेक्टर 137 स्थित फ्लिक्स अस्पताल में गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी के रहने वाले शख्स की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। तो जिला निगरानी अधिकारी सुनील डोहरे ने बताया है कि मौत के बाद उसके परिजनों और नोएडा के मेट्रो अस्पताल के कर्मचारियों को आइसोलेशन वार्ड में रखा गया है।
डॉक्टर ने यह भी बताया है कि अब तक 202 लोग संक्रमित जिले में हो चुके हैं, जिनमें से 109 लोग स्वस्थ होकर अपने घर जा चुके हैं और 93 लोगों का इलाज चल रहा है। पंजाब के होशियारपुर में एयरफोर्स का लड़ाकू विमान MiG-29 क्रैश हो गया है। हालांकि पायलट सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब रहा और उसे हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया है। तो एयरफोर्स के प्रवक्ता विंग कमांडर इंद्रनील नंदी ने बताया कि 8 मई को सुबह तकरीबन 10:45 पर MiG-29 विमान ट्रेनिंग पर था, तभी जालंधर एयरबेस के पास हादसा हो गया। विमान में तकनीकी गड़बड़ी आ गई थी, लिहाजा पायलट विमान को नियंत्रित करने में नाकाम रहा। मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो लॉकडाउन 3 में प्रवासी मजदूरों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है। रोहतक में रहने वाले ये श्रमिक अपने गृह राज्य वापस जाना चाहते हैं और इसके लिए रोजाना डीसी कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन ना तो डीसी साहब मिलने को तैयार हैं और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इनकी सुध ले रहा है। डीसी कार्यालय के बाहर इकट्ठे हुए लोगों का कहना है कि ना इनके पास कोई काम धंधा है और ना ही खाने के लिए 2 वक्त की रोटी है। इनका कहना है कि 10 दिन पहले इन लोगों ने सरकार द्वारा बताए गए पोर्टल पर रेल टिकट के लिए रजिस्ट्रेशन भी कराया था, लेकिन इनके पास अभी तक कोई मैसेज या फिर जानकारी नहीं पहुंची है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन द्वारा भी इन्हें खाना नहीं पहुंचाया जा रहा और अगर अधिकारियों के पास मदद की गुहार लगाने जाएं तो वो धमका कर वापस भेज देते हैं। फोन करते हैं तो बोलते अभी आ रहे हैं, 2-3 दिन आते नहीं है। यूपी जाने के टच लग रहने वाले हम जी। हाँ, यूपी के उत्तर प्रदेश। क्या नाम है आपका? नीरज पटेल। आगे कहीं गए अभी जाने चाहते हैं? कब से ऐसे घूम रही हैं? कई दिन हो गए। और रहते कहाँ थे इससे पहले? यहीं पे रहते संजय कॉलोनी रहते थे। तो वो मकान वाले जो आपको रहने नहीं दे रहे? वो तो रहने दे दे पर खाने में क्या मिला? बच्चों के दूध मांगे क्या? ना दूध है, कुछ भी नहीं है बच्चों को। जो खाने पीने के लिए प्रशासन सामान उपलब्ध करवा रहे हैं वो भी आपको कुछ नहीं मिल रहा है। कई दिन हो गए। आप प्रशासन को हमारे खाने की व्यवस्था करें, उनके कुछ भी नहीं है। क्या जवाब दिया उन्होंने? कुछ भी ना कहा। अभी आ रहे हैं, 1 घंटे बाद 2 घंटे मारे हैं, आते ही नहीं है। लगता ही नहीं फोन उनका। तो आप देख रहे हैं कि किस कदर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर इधर से उधर धक्के खाने को ये प्रवासी मजदूर जो है मजबूर है, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। वैसे तो प्रशासन ने खाने की तमाम व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन इन तक खाना वो पहुंच नहीं पा रहा है। ये इधर उधर धक्के खा रहे हैं। सारे प्रवासी मजदूर आज एकत्रित हुए हैं। नारनौंद उपमंडल के लोगों ने तहसीलों में खाली पड़े पदों को भरने के लिए, और आपको ये बता दें, मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। स्थायी निवासी मुकेश लोहान और धर्मपाल मित्तल ने कहा है कि नारनौंद उपमंडल के अंतर्गत आने वाली नारनौंद, बास और खेड़ी चौपटा तहसीलों में 2 पद तहसीलदार और 2 पद नायब तहसीलदार के खाली हैं। 3 तहसीलों में सिर्फ एक ही तहसीलदार फिलहाल यहां पर काम कर रहे हैं। कुछ समय पहले ही खेड़ी चौपटा के नायब तहसीलदार जोगेंद्र गुप्ता भी सेवानिवृत्त हो गए, तो उनकी जगह भी खाली हो चुकी है। तहसील के सभी कार्य अधर में लटके हुए हैं और लोगों के रजिस्ट्री और साथ में अन्य काम भी बंद पड़े हुए हैं। इसके लिए उनको हर रोज़ तहसील के चक्कर काटने पड़ रहे हैं और खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इसलिए अपनी मांगों को लेकर नारनौंद के एसडीएम विकास यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। होने के कारण 3 नायब और 2 तहसीलदारों की यहाँ पोस्ट है और 5 पोस्ट होने के बावजूद भी 1 तहसीलदार यहाँ सिर्फ नायब तहसीलदार हैं, जिसके कारण लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। रजिस्ट्रियों के काम है, छोटे और काम तहसीलदार लेवल के जो काम है सभी काम रुके हुए हैं। लगभग 3 महीने से ऐसा बुरा हाल हुआ है। हम सभी ने मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम के द्वारा भेजने को कहा कि ज्ञापन कि यहाँ पर हमारी जो पोस्ट है तहसीलदार की भरी जाए, जिससे जनता को राहत मिले। फिलहाल हमारे यहाँ पर एक सिर्फ नायब तहसीलदार है, जो कि 500 की जगह 1 है। एक आदमी 500 का काम चला नहीं सकता। पब्लिक को बहुत भारी दिक्कत होने लग रही है। कोई स्टाम्प भी अटेस्ट्री भी कराना हो, अटेस्ट्री भी नहीं हो पाता, क्योंकि एक तहसीलदार है, नायब वो भी, और बाकी है नहीं। बाकी रजिस्ट्रियाँ और सारे काम बंद पड़े हैं। पब्लिक को बड़ी परेशानी है। मुख्यमंत्री जी से एसडीएम महोदय के मार्फत हम डिमांड करते हैं कि हमारा नायब तहसीलदार और तहसीलदार को लगाया जाए। हमारे जो व्यापार मंडल है और जो पंचायत के प्रतिनिधि है, उनकी मांग है कि जो अपने हमारे विभाग में जो इस रेवेन्यू विभाग में जो है अधिकारी जो है नारनौंद एरिया में कम है। नारनौंद बास में कुल 4 स्वीकृत पदों के अगेंस्ट केवल जो है 1 ही अधिकारी है। तो उनकी डिमांड है कि एक अधिकारी कम से कम और अतिरिक्त दिया जाए।
लॉकडाउन के बीच भारत विकास परिषद के नेतृत्व में हरियाणा भारत विकास फाउंडेशन की तरफ से संचालित दिव्यांग पुनर्वास एवं स्वास्थ्य केंद्र ने महिलाओं को रोजगार दिया है। दरअसल हिसार के ऋषिनगर में तकरीबन 100 महिलाएं अब तक 50,000 से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। रिपोर्ट देखिए। देश भर में लॉकडाउन की वजह से कारोबार ठप पड़े हैं, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, लोगों का रोजगार छिन चुका है, कंपनियां बंद हो चुकी हैं, फैक्ट्रियों पर ताले लग चुके हैं। कई महीनों या फिर यूं कहें कि इस संकट से भरे समय में साल भर तक आमदनी की कोई उम्मीद नहीं है। लोग घरों में बैठे हुए लॉकडाउन खुलने का इंतजार तो कर रहे हैं, लेकिन रोजगार को लेकर चिंताओं ने उनको अंदर से झकझोर कर रख दिया है। इसी समय में अगर किसी को रोजगार मिल जाए और लॉकडाउन के बीच में घर बैठे कुछ आमदनी हो जाए तो वो किसी सौभाग्य से कम नहीं होगा। जी हाँ, कुछ ऐसी ही उम्मीद की किरण हरियाणा के हिसार में महिलाओं के लिए जगी है। यहाँ ऋषिनगर में भारत विकास परिषद के नेतृत्व में हरियाणा भारत विकास फाउंडेशन की तरफ से संचालित दिव्यांग पुनर्वास एवं स्वास्थ्य केंद्र ने महिलाओं को रोजगार दिया है। ये रोजगार का साधन इन महिलाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इस रोजगार के जरिए धीरे धीरे इनके घर की गाड़ी पटरी पर लौट आएगी। दरअसल इस केंद्र ने 100 से ज्यादा महिलाओं को काम करके पैसे कमाने का मौका दिया है, जिसमें इन सभी को मास्क बनाने होंगे। ये महिलाएं खूब मेहनत से काम कर रही हैं और अब तक 50,000 से ज्यादा मास्क बना चुकी हैं। अब तो इस केंद्र में कॉटन के मास्क भी बनाने शुरू हो गए हैं। ये महिलाएं 100 से 300 मास्क रोजाना बना लेती हैं। मास्क बनाने के बाद सैनिटाइज करके एक एक मास्क को हाइजेनिक किया जाता है। महिलाओं का कहना है कि उन्हें रोजगार का अच्छा साधन मिला है। वो रोजाना मास्क बनाकर मेहनत के अनुसार रुपए कमाती हैं, जिससे उनके घर का खर्च आसानी से निकल जाता है। वहीं दिव्यांग पुनर्वास एवं केंद्र के अध्यक्ष सीए रामनिवास अग्रवाल का कहना है कि 100 से ज्यादा महिलाएं मास्क बनाकर रोजाना रुपए कमा रही हैं और आर्थिक स्तर पर मजबूत हो रही हैं। महिलाओं को रोजगार मिल गया है, जिससे उनके घर का खर्च आसानी से चल जाएगा और कोरोना काल के बीच में चल रही मास्क की कमी को पूरा भी कर दिया जाएगा। अब देखना होगा कि क्या कुछ और संस्थाएं भी इस काम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। जस्ट इंडिया के लिए हिसार से परवीन कुमार की रिपोर्ट। हमें इस मास्क बनाकर बहुत फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि हम रोजी रोटी के वो ऑटो चलाते थे और काम धंधा बिल्कुल बंद था। मास्क के जरिए हमें दाल रोटी मिल रही है। हम लगभग 200 मास्क रोज के निकाल देते, 300 पर में प्रतीक कर देता है। क्योंकि यहाँ पे महिलाओं को सिलाई सिखाना और कपड़े सिलते हैं, अपने पैरों पे खड़े होते हैं, सीख के यहाँ से जाते हैं, अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं ये, और उनको काम दिया जाता है। यहाँ पे काम करके आते हैं, पैसे भी अपना यहाँ पे कमा लेते हैं, जो बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। अपना घर का काम धंधा रोटी रोजगार चल रहा है इनके साथ। सर मास्क बनाते हैं यहाँ पे, और थैले वगैरह जो ये रोटियाँ इस डालने काम आते हैं, ये बनता है। और भी बच्चों को मतलब पैसे भी इसमें वो आ जाती है सर, और लेने देने में इसमें खाने पे इसमें काम आता है। अभी अचानक से जब ये लॉकडाउन हुआ, कोरोना की जो प्रॉब्लम आई, इसमें हम लोगों ने देखा कि मास्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हम लोगों ने मास्क पे कंसंट्रेट किया। फिर हम लोगों ने यहाँ मास्क बनाना शुरू किया, तो हमारी जो महिलाएं जुड़ी हुई थी वो मास्क बनाने लगी। फिर देखा कि बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगी हमारे पास, तो हमने बाहर की महिलाओं से संपर्क किया और बाहर की भी महिलाएं कम से कम 100 से ज़्यादा संपर्क में आ गई हमारे पास। क्योंकि जैसे एक लेडीज़ भी लेके जाते हैं, उसके परिवार में और भी फैमिली मेम्बर्स हैं और भी हैं, सारे लगे हुए हैं। कोई गोलगप्पे की रेडी लगाता था, किसी और की कोई प्रॉब्लम थी, वो सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से ना यहाँ पे बहुत अच्छा एक लघु कुटीर उद्योग जैसा स्थापित हो गया। मतलब करीब 100 से महिलाएँ काम करती है, उनको 100, 200, 300 जो भी मिलता है एक मास्क बनाने का, तो हमें भी खुशी होती है और उन्हें भी खुशी। चाचा, आपने नया घर बनवाया है, तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है,
क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।